स्वागत है मित्रों आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल दुनिया ऑनलाइन में। प्रस्तुत है आपके सामने जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2021 के नियम को जो कैबिनेट ने पारित कर दिया है। जेपीएससी परीक्षा के नया नियम नए नियम पर कैबिनेट की मुहर लग चुकी है। इसमें आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के लिए विशेष छूट है। तो आइए जानते हैं क्या है जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2021 के ये रूल, जिसके अनुसार अब आने वाली सभी जेपीएससी की परीक्षाएं होंगी, जो जल्द ही प्रभावी होने वाला है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या है रूल। कैबिनेट ने झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली सिविल परीक्षाओं के नए नियम को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही झारखंड कंबाइंड सिविल सर्विसेज परीक्षा रूल्स 2021 के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। इसमें पहले के जेपीएससी परीक्षाओं के जितने भी विवाद हुए थे सबको सुलझाने का प्रयास किया गया है। नए नियम में आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों की संख्या 15 गुना करने के लिए अनारक्षित वर्ग के चयनित अंतिम उम्मीदवार के अंक से अधिकतम 8% तक नीचे किए जाने का प्रावधान किया गया है। परीक्षार्थी की न्यूनतम उम्र 21 वर्ष और अधिकतम उम्र 35 वर्ष होगी। आरक्षित वर्ग को अनारक्षित वर्ग से वापस आरक्षित वर्ग में आने के लिए चॉइस की पोस्ट को पाने की सुविधा दी गई है। नई नियमावली में आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों की संख्या 15 गुना करने का प्रावधान है। सामान्य प्रक्रिया के तहत अगर आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों की संख्या 15 गुना नहीं हो तो अनारक्षित वर्ग के चयनित अंतिम उम्मीदवार को मिले अंक से 8% तक घटाकर आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों की संख्या 15 गुना कर दी जाएगी। कहने का तात्पर्य यह है कि आरक्षित वर्ग के कैटेगरी वाइज हर उम्मीदवार को अगर हम काउंट करें तो उनका भी 15 गुना रिजल्ट प्री में होना चाहिए। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो 8% तक जो अंतिम अनारक्षित उम्मीदवार है उसका जो कट ऑफ जाएगा उससे 8% तक हम घटा सकते हैं। ठीक है, परंतु किसी भी स्थिति में यह 8% से ज़्यादा कम नहीं किया जा सकता है। और साथ ही कैटेगरी वाइज क्वालिफाइंग न्यूनतम परसेंटेज रखा गया है, उससे कम यह नहीं हो सकता है। जैसे कि BC2 का कट ऑफ 36.5% से कम नहीं हो सकता है और SC ST और फीमेल का कट ऑफ 32% से कम नहीं हो सकता है। यही 2021 के जेपीएससी के संबंधित जो रूल बने हैं, जिस रूल के तहत एग्ज़ाम होगा, तो ये मोटी मोटी बातें थी। आइए मैं आपको अब दिखाता हूँ इसके कंप्लीट इंस्ट्रक्शंस को, इस रूल का जो राज्य सरकार के गैजेट्स में प्रकाशित होने वाला है। लेकिन इससे पहले अगर आप नए हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे तो आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मेरे चैनल का नाम है दुनिया ऑनलाइन। तो आइए अब मैं आपको दिखाता हूँ आज के। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ झारखंड डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स और राजभाषा का नोटिफिकेशन है। यह जल्द ही झारखंड के गजट्स में यह प्रकाशित होगा। आप देख सकते हैं द झारखंड कंबाइंड सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन रूल्स 2021 का ये रूल है और इसी रूल के तहत झारखंड की कंबाइंड सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन अब होंगे। यहाँ पर देख लीजिए, शॉर्ट टाइटल है, एक्सटेंट है और कमेंसमेंट है। मतलब डिफिनीशन भी दिया गया है कौन कौन से वर्ड का किस तरह से यूज़ हुआ है। अपेंडिक्स, कमीशन आप देख सकते हैं। मैं धीरे धीरे आपका स्क्रॉल कर रहा हूँ, जो इंपॉर्टेंट बातें हैं मैं उसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। यहाँ देखिए, शेड्यूल ट्राइब्स का क्या मीनिंग है, स्टेट का क्या मीनिंग है, आप इसको देख सकते हैं। आप चाहे तो पॉज करके यहाँ देखिए रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बारे में। मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट, कैंडिडेट शैल बी सिलेक्टेड फॉर अपॉइंटमेंट टू डायरेक्ट कोटा वैकेंसीज इन द सर्विसेज लिस्टेड बिलो थ्रू द एग्जामिनेशन कंडक्टेड इन अकॉर्डिंग्स विद दीज रूल्स। मतलब यहाँ देखिए 1 से 15 सर्विसेज हैं, झारखंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, झारखंड पुलिस सर्विस, ऐसे करके 15 सर्विसेज हैं जिनका एग्ज़ाम इन रूल के तहत लिया जाएगा, जिनका कट ऑफ एज का ऐसा ही होगा और एक जैसा होगा, और जो एग्ज़ाम के जो पैटर्न या फिर जो रूल होंगे ये 15 सर्विसेज के लिए अप्लाइड होंगे। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है। यहाँ देख सकते हैं, गवर्नमेंट में ऐड टू और डिलीट फ्रॉम द सर्विसेज मेंशन्ड अबव और चेंज देयर नेम्स। ठीक है, ये सर्विसेज जो है यहाँ पे लिख रहा है कि आप उसका गवर्नमेंट चाहे तो इसका नाम चेंज कर सकती है या फिर ऐड कर सकती है इसमें और ज़्यादा, या फिर डिलीट भी कर सकती है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या क्या इसमें है। आप यहाँ देख सकते हैं, द कमीशन सेल अनाउंस वैकेंसीज इन अकॉर्डेंस विद द रिक्वेजेशंस रिसीव्ड फ्रॉम द कंसर्न कैडर। आप इसको देख लीजिएगा। आइए, जो इम्पोर्टेंट बातें मैं उसके बारे में आपको बता दूँ। यहाँ देखिए, वैकेंसीज से रिलेटेड चीज़ें हैं।
यहाँ देखिए एज क्राइटेरिया का संबंध में, एक कैंडिडेट शुड हैव कंप्लीटेड द मिनिमम एज ऑफ 21 ईयर्स एंड मस्ट नॉट हैव अटेंड द एज ऑफ 35 ईयर्स ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द फॉलोइंग मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ द एडवर्टीजमेंट फॉर द एग्जामिनेशन अंडर दीज रूल्स। कहने का मतलब है इसके अनुसार कि जो मिनिमम कट ऑफ जो होगा एज का वो 21 ईयर्स होगा अनारक्षित के लिए, और सभी के लिए आपको पता है 21 ईयर्स मिनिमम में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैक्सिमम एज जो जनरल का होगा अनरिजर्व कैटेगरी का वो 35 ईयर्स होगा। कब होगा? जिस मंथ में वैकेंसी आएगी, एडवर्टीजमेंट आएगा, उस मंथ का फर्स्ट डे अगर जनवरी में आता है, जैसा कि उम्मीद किया जा रहा है कि 4-5 दिन में एडवर्टीजमेंट आ जाएगा, तो 1 जनवरी ही कट ऑफ होगा एज का। यहाँ पे 35 ईयर्स है तो 35 ईयर्स ही होगा। लेकिन अभी देखिए इस बात का पेच अभी क्लियर नहीं हुआ है कि क्या, क्योंकि वैकेंसी तो देखिए आई नहीं है जेपीएससी की लगातार, अभी 20 साल हो गए हैं झारखंड को बने हुए और 6 जेपीएससी की परीक्षा हुई है, तो क्या 35 ईयर्स ही रहेगा अब जो वैकेंसी आने वाली है, ठीक है, या फिर कट ऑफ एज जो है वो पहले का होगा, यह देखने वाली बात होगी। तो यहाँ आप देख सकते हैं सबका कट ऑफ कितना है। आप यहाँ देखिए एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेज एनेक्सर 1 और एनेक्सर 2 आप दोनों का देख सकते हैं, यहाँ पे 37 ईयर्स है, ठीक है। फीमेल अनरिजर्व का आप देख लीजिए, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास और बैकवर्ड क्लास एनेक्सर 2 का 38 ईयर्स है। शेड्यूल्ड ट्राइब, शेड्यूल्ड कास्ट, मेल और फीमेल दोनों का 40 ईयर्स है। यहाँ पे देखिए ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 35 ईयर्स है। बाकी आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ चलता हूँ, ठीक है। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स यहाँ कोई लिमिट नहीं है। नेशनलिटी देख लिया, मिनिमम एकेडमिक क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं। नीचे चल रहे हैं, देखिए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा वहाँ पे हम रुक जाएंगे। यहाँ देखिए कैंडिडेट्स हु ऑब्टेन मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स ऑफ 40% इन एग्रीगेट शेल ओनली बी कंसिडर्ड बाय द कमीशन। मतलब जो कैंडिडेट्स के बारे में कहा जा रहा है ये अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए है, जनरल कैंडिडेट्स के लिए, कि 40% एग्रीगेट अगर नहीं आता है तो वो क्वालिफाइंग नहीं कर पाएंगे मेन एग्जामिनेशन के लिए। एंड फॉर प्रिपेयरिंग द मेरिट लिस्ट फॉर द पर्पस ऑफ मेन इंटरव्यू टेस्ट हाउएवर द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स शैल बी रिलैक्सेबल एज पर फॉलोइंग क्राइटेरिया। ना तो मेन एग्जामिनेशन के लिए कर पाएंगे और ना ही यहाँ पर देखिए फाइनल मेरिट लिस्ट जो बनेगा मेन और इंटरव्यू का वो भी 40% पर ही बनेगा जनरल वालों का, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हैं। उसके बाद देख लीजिए कैटेगरी में जो होंगे SC ST फीमेल्स के लिए देखिए 32% है, ठीक है। मतलब SC के लिए और ST के लिए और फीमेल्स के लिए तीनों का अलग अलग है, तीनों का कितना है 32% है। फिर इसी तरह आप देख लीजिए एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास एनेक्सर 1 के लिए 34% कट ऑफ होगा, बैकवर्ड क्लास एनेक्सर 2 के लिए 36.5% होगा, प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप के लिए 30% होगा और EWS के लिए 40% होगा, जो इसके बारे में मैंने पहले ही आपको बता दिया है, ठीक है। यहाँ देखिए एक और पॉइंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट था जो कंट्रोवर्सी रही है, क्योंकि आपको पता है कि अभी तक जितने भी जेपीएससी के एग्ज़ाम हुए हैं इसमें ये बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी वाला बात था कि कट ऑफ कितना जाता है। आपने 6 जेपीएससी में भी देखा होगा कि 2-3 बार प्री एग्ज़ाम जो हुआ था उसका रिजल्ट प्रकाशित किया गया, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आइए आगे देखते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं मार्क्स ऑब्टेन्ड इन मेन रिटन टेस्ट, मार्क्स ऑब्टेन्ड इन मेन रिटन टेस्ट में देखिए मतलब जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश की बात की गई है। यह भी टॉपिक बहुत अभी जो 6 जेपीएससी का एग्ज़ाम हुआ था उसमें बहुत यह उभर कर आया था सामने कि जो फाइनल मेरिट लिस्ट बना था उसमें क्वालिफाइंग पेपर जो हिंदी और इंग्लिश था उसका मार्क्स जोड़ करके मेरिट लिस्ट तैयार किया गया था। लेकिन इसमें साफ लिखा गया है कि इस बार ये क्वालिफाइंग नेचर का ही सिर्फ होगा और इसके मार्क्स फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं जुटेंगे, ठीक है। आप यहाँ साफ देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। विल नॉट बी एडेड टू द एग्रीगेट मार्क्स फॉर कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ मार्क्स और फॉर प्रिपरेशन ऑफ मेरिट लिस्ट फॉर मेन और इंटरव्यू टेस्ट और फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल मेरिट लिस्ट, ठीक है। यह पॉइंट भी क्लियर हो गया। जैसे देखिए यहाँ था एडिक्वेट नंबर ऑफ कैंडिडेट्स टू बी एडमिटेड टू द मेन एग्जामिनेशन, मतलब जो भी वैकेंसीज होगी तो उसका 15 गुना ज़्यादा कैंडिडेट्स पीटी में क्वालिफाई करेंगे, ठीक है। वो मेंस के लिए क्वालिफाई करेंगे कितना, 15 गुना ज़्यादा। और अगर ऐसा होता है कि कुछ कैंडिडेट्स का मार्क्स सेम आता है तो क्या होगा कि कमीशन उन सबको क्या करेगा, क्वालिफाई कर देगा। अगर एक से ज़्यादा कुछ लड़के ऐसे होंगे या कुछ कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनका मार्क्स सेम आ रहा होगा तो वो क्या होंगे, वो क्वालिफाई कर दिए जाएंगे,
मेंस एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, उसके बाद देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रोवाइडेड फर्दर दैट इफ एडिक्वेट नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू द शेड्यूल कास्ट, मतलब कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स की यहाँ बात हो रही है, शेड्यूल कास्ट के हों या एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास के हों या फिर SC ST के हों, इन कैंडिडेट्स के बारे में ये बात है कि अगर उनका एडिक्वेट नंबर, मतलब जो 15 गुना जो निर्धारित किया गया है, तो 15 गुना कैंडिडेट्स अगर नहीं उनका कट ऑफ के बराबर पहुंच पाता है, तो क्या यहाँ पे आयोग ने कहा है, amongst the candidates to be declared qualified for admission to the main examination, the commission may at their discretion keep the cut-off marks maximum up to 8% less than, मतलब कहने का मतलब है कि अगर जनरल का कट ऑफ, जो जनरल का सबसे न्यूनतम कट ऑफ जो गया होगा, अगर सपोज कि 200 मार्क्स का एग्जाम होगा, ठीक है, जेपीएससी अगर 200 मार्क्स का एग्जाम लेती है, तो 200 में अगर 92 जाता है कट ऑफ जनरल का जो लास्ट कैंडिडेट होगा जिसका सबसे कम मार्क्स 92 होगा, तो 92 से फिर नीचे जाएगा कैटेगरी का कट ऑफ, कैटेगरी वाले कैंडिडेट का, जिसका 92 आ जाएगा वो तो फिर जनरल कैटेगरी में आ जाएगा, है ना। लेकिन जो 92 से कम रहेंगे, तो जैसे SC का हुआ, ST का हुआ, या BC1 का या BC2 का, ठीक है, तो 92 से कम उन लोगों का कैटेगरी होगा। सपोज कि 92 से कम 90 तक आया या फिर 89 आया, तो अगर 15 गुना कैंडिडेट BC1 में नहीं मिल पाता है, सपोज हम BC1 की बात कर रहे हैं, तो BC1 में अगर मार्क्स हम देखते हैं कि 15 गुना कैंडिडेट जो जितनी सीटें उनकी हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली अगर 15 गुना कैंडिडेट नहीं मिल पाते हैं BC1 में, हर कैटेगरी में वैसा ही होगा, तो क्या करेंगे, यहाँ प्रावधान है कि मतलब इस नियम के अनुसार कि 8% जो 92 मार्क्स जनरल का जो लास्ट कट ऑफ गया है, उस 92 से 8% हम कम कर सकते हैं। मतलब 200 मार्क्स का था, तो 200 का 8% कितना हुआ, 16 हुआ, तो 92 से 16 घटा देंगे, कितना हो जाएगा, 76, मतलब हम 76 तक आ सकते हैं। लेकिन यह 8% कम वहाँ तक जाएगा जहाँ तक हर कैटेगरी में मिनिमम कट ऑफ जो निर्धारित किया गया है, जैसे BC2 के लिए 36.5 है ना, और ST के लिए, SC के लिए 32% है, तो 32% SC ST के लिए और 36.5 BC2 के लिए, उससे नीचे नहीं होना चाहिए। लेकिन हम 8% तक नीचे आ सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम डायरेक्ट 8% घटा देंगे। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि अगर 15 गुना कैंडिडेट नहीं मिल पाते हैं कैटेगरी में, तो 8% कम कर सकते हैं जब तक कि वो 15 गुना पूरा नहीं मिल पाता है। ठीक है, अगर 2 नंबर ही हम कम कर देते हैं, जैसे 92 जनरल का कैटेगरी का जो मिनिमम कट ऑफ गया है वो 92 जनरल का गया है, तो अगर 90 में ही 15 गुना मिल जाता है, तो हम 90 में ही BC2 का उठा सकते हैं। सपोज BC1 का अगर उठाना है तो 88 कट ऑफ ही गया, 4 नंबर कम कर दिए, उसमें ही अगर 15 गुना मिल गया तो वहाँ पे ही हम रुक सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम सीधे 8% कम ही कर देना है, लेकिन 8% तक कम कर सकते हैं। अगर पहले ही 8% से कम, अगर 2% ही कम किया, 15 गुना मिल गया, तो हम वहीं पर रुक जाएंगे। तो लेकिन इस तरह से नीचे आते आते हम 8% तक नीचे आ सकते हैं। और लेकिन हाँ, यही इस बात का भी ध्यान रखना है कि मिनिमम कट ऑफ जो निर्धारित किया गया है BC का, SC का, जैसे SC ST का 32%, इसको देखते हुए आना है, उससे नीचे नहीं जा सकते हैं। लेकिन 8% तक कम कर सकते हैं जब तक कि हमें 15 गुना कैंडिडेट नहीं मिल जाता है। ठीक है, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट था। यहाँ देखिए एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल क्या है कि कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू एनी ऑफ रिजर्व कैटेगरी, मतलब ये कह रहा है कि जो अगर कोई कैंडिडेट, यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि कोई कैंडिडेट अगर रिजर्व कैटेगरी से है, ठीक है, और उनका सिलेक्शन जो है अनरिजर्व कैंडिडेट के तौर पर हुआ है, ठीक है, तो अनरिजर्व कैटेगरी के क्राइटेरिया पर अगर उनका सिलेक्शन हो गया है, तो वह रिजर्व कैटेगरी में नहीं ट्रीट किए जाएंगे, वह अनरिजर्व कैटेगरी में ही ट्रीट किए जाएंगे, क्योंकि उनका मार्क्स जो है, उन कैंडिडेट का मार्क्स अनरिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट्स के बराबर है। ठीक है, मतलब उस कट ऑफ को पार कर गया है। यहाँ देखिए फिर नीचे सेकंड में क्या है, वेन एवर कैंडिडेट बिलोंगिंग टू रिजर्व कैटेगरी एवेल द बेनिफिट्स ऑफ रिलैक्सेशन ऑफ एज, लेकिन अगर वहीं पे कोई कैंडिडेट्स अगर किसी तरह का बेनिफिट ले लेता है, चाहे वह एज का हो, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स का हो, तो वह रिजर्व कैटेगरी में ही रहेगा। अगर उसका मार्क्स अनरिजर्व कैटेगरी का मार्क्स को क्रॉस कर जाता है, उसके बावजूद अगर उसने किसी तरह का फ़ायदा उठा लिया है, तो वह अपने ही कैटेगरी में रहेगा। ठीक है,
आइए देखते हैं 19 का क्या है, इसमें क्या इस तरह से मेंशन है। आफ्टर इंटरव्यू द कैंडिडेट विल बी अरेंज्ड बाय द कमीशन इन द ऑर्डर ऑफ मेरिट एज डिटरमाइंड बाय द एग्रीगेट मार्क्स फाइनली अवॉर्डेड टू ईच कैंडिडेट इन द मेन रिटन एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू टेस्ट। जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा वो किस के आधार पर बनेगा, मेन रिटन एग्जामिनेशन में जो मार्क्स आया है और इंटरव्यू टेस्ट में जो आया है। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यह रूल इंडिकेट कर रहा है कि जब मेन और इंटरव्यू का मार्क्स ऐड करके फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा, तो यहाँ पे क्या है, मतलब एक लिस्ट तैयार किया जाएगा मेन और इंटरव्यू के बाद। देयर आफ्टर द कमीशन सेल फॉर द पर्पस ऑफ रिकमेंडिंग कैंडिडेट्स अगेंस्ट अनरिजर्व वैकेंसीज। तो अनरिजर्व वैकेंसीज के अनुसार क्या है कि जनरल का कट ऑफ तैयार किया जाएगा, किस आधार पर, मेन एग्जामिनेशन के आधार पर। ठीक है, और अनरिजर्व की जो वैकेंसी है उसके अनुसार मेन एग्जामिनेशन के आधार पर कट ऑफ निर्धारित होगा, क्वालिफाइंग मार्क्स निर्धारित होगा अनरिजर्व कैटेगरी वालों के लिए। फिर उसी तरह फॉर द पर्पस ऑफ रिकमेंडिंग रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द जो अलग अलग कैटेगरीज के जो कैंडिडेट होंगे, मतलब कहने का मतलब है कि इंटरव्यू और मेन एग्जामिनेशन और इंटरव्यू के बाद क्या होगा कि सबसे पहले अनरिजर्व कैटेगरी के लिए कट ऑफ निर्धारित किया जाएगा, जितनी उनकी वैकेंसी होगी, तो उन वैकेंसी के अकॉर्डिंगली जनरल का एक कट ऑफ निर्धारित होगा मेन एग्जामिनेशन के आधार पे। उसी तरह जो कैटेगरी वाले होंगे SC ST, उनका भी एक कट ऑफ निर्धारित किया जाएगा जनरल कैटेगरी के को देखते हुए। मेन एग्जामिनेशन के आधार पर ही इन लोगों का भी एक कट ऑफ निर्धारित किया जाएगा। और जो कैंडिडेट किसी तरह का रिलैक्सेशन नहीं लिए होंगे, चाहे वो एज का हो या फिर क्वालिफाइंग मार्क्स को लेकर के, या कुछ किसी भी तरह का अगर उन्होंने कोई फ़ायदा नहीं उठाया होगा अपनी कैटेगरी का, तो उनको क्या है, उनको जनरल कैटेगरी में ट्रीट किया जाएगा, उनको रिजर्व कैटेगरी में ट्रीट नहीं किया जाएगा। ठीक है, यही यहाँ पे कह रहा है। आगे आप देख सकते हैं, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सर्विस एलोकेशन विल बी मेड बाय द कमीशन। इस पॉइंट, ये भी एक बहुत बड़ा इशू, यह पॉइंट भी एक बहुत बड़ा इशू था 6 JPSC के लिए कि सर्विस एलोकेशन विल बी मेड बाय द कमीशन। तो जो सर्विस जो एलोकेट होगा, फाइनली जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे वह कमीशन निर्धारित करेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे इस पर क्या है कि यहाँ देखिए इशू क्या था कि देखिए जो कैंडिडेट्स, ठीक है, अनरिजर्व कैटेगरी में चले गए हैं, रिजर्व कैटेगरी से अनरिजर्व कैटेगरी में, जिन रिजर्व कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स का मार्क्स अनरिजर्व कैटेगरी का जो कट ऑफ निर्धारित किया जाएगा मेंस के आधार पर, इंटरव्यू के आधार पर, अगर उसका मार्क्स ज़्यादा हो जाता है अनरिजर्व कैटेगरी में, अगर वो चले जाते हैं तो ठीक है, अनरिजर्व कैटेगरी में वो चले तो जाएंगे। लेकिन होता क्या है कि अगर रिजर्व कैटेगरी का बंदा अनरिजर्व कैटेगरी में सेलेक्ट हो गया, तो उसने अगर चॉइस रखी हो अपने पोस्ट की, प्रशासनिक सेवा अगर रखा हो, तो वह अनरिजर्व कैटेगरी में तो नीचे रह जाएगा ना, अगर उसका मार्क्स बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन अगर जनरल कट ऑफ को वो पार कर जाता है, थोड़ा सा ही ज़्यादा जाता है, सपोज कि 300 कट ऑफ गया, सपोज कि 300 अगर गया है, मैं सपोज कर रहा हूँ कि 300 अगर कट ऑफ जा रहा है मेंस के बाद, तो अगर 310 नंबर कैटेगरी वाला कोई कैंडिडेट लेकर के आता है, ठीक है, तो अपने कैटेगरी में तो वो बहुत ज़्यादा मार्क्स लेकर के आया, वो टॉप पे होगा। लेकिन अगर अनरिजर्व कैटेगरी की बात करें तो वहाँ तो वह नीचा हो जाएगा। ठीक है, उसका मार्क्स नीचे होगा, उससे ऊपर अनरिजर्व कैटेगरी में बहुत सारे लोग होंगे, तो उसने जो चॉइस की पोस्ट उसने डाली होगी उसको वो नहीं मिल पाएगा वहाँ पे। तो यहाँ पे क्या सुविधा कमीशन ने दी है इनको कि वो वापस फिर अपने कैटेगरी में आ सकते हैं, और जो उन्होंने अपनी चॉइस की पोस्ट को जो सेलेक्ट किए होंगे वो पोस्ट उनको मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे एक पेच क्या है कि जैसे ही अनरिजर्व कैटेगरी में ये जाएंगे रिजर्व कैटेगरी वाले कैंडिडेट, तो सपोज कि 4 कैंडिडेट का मार्क्स 300 से ज़्यादा है, जो जनरल का कट ऑफ निर्धारित हुआ था मेंस के बाद और इंटरव्यू के बाद, तो 4 कैंडिडेट तो अनरिजर्व कैटेगरी में चले जाएंगे रिजर्व से, तो 4 कैंडिडेट्स जो अनरिजर्व कैटेगरी के होंगे वो बाहर हो जाएंगे। ठीक है, तो अब क्या होगा कि रिजर्व वाले जो अनरिजर्व में 4 जाएंगे, तो रिजर्व के नीचे से 4 कैंडिडेट फिर रिजर्व में और बढ़ जाएगा, है ना। तो क्योंकि इससे 4 कैंडिडेट उसमें बाहर चले जाएंगे, अब फिर से वह अपने चॉइस के पोस्ट को पाने के लिए अनरिजर्व से फिर से रिजर्व में आता है। तो अनरिजर्व से फिर से रिजर्व में जब आता है, तो अनरिजर्व का तो जो 4 कैंडिडेट था वो बाहर हो गया, चलो वो तो ठीक है, उस पर प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो
अनरिजर्व से रिजर्व में आने के बाद जो नीचे से 4 कैंडिडेट और रिजर्व में आए थे उनको कौन सा पोस्ट मिलेगा? क्या वो अनरिजर्व वाला जो पोस्ट रह जाएगा वो मिलेगा या फिर कौन सा पोस्ट मिलेगा? यह एक पेंच की बात है। और यहाँ पे ये देख सकते हैं कि ये पेंच क्या है, कमीशन यह निर्धारित करेगा। कमीशन यह साफ लिखा हुआ कि द कमीशन शैल रिकमेंड सच नंबर ऑफ कैंडिडेट्स फॉर ईच सर्विस एज डिसाइडेड बाय द कमीशन। मतलब कैसे एलोकेट होगा इनको, उनके मार्क्स के अकॉर्डिंग यह एलोकेशन का काम कमीशन कंप्लीट करेगा। ठीक है। द फॉर्म एंड मैनर ऑफ कम्युनिकेशन द रिजल्ट्स ऑफ द एग्जामिनेशन टू इंडिविजुअल कैंडिडेट शैल बी डिसाइडेड बाय द कमीशन इन देयर डिस्क्रिशन एंड कमीशन विल नॉट इंटर इनटू कॉरेस्पॉन्डेंस विद देम रिगार्डिंग द रिजल्ट्स। ठीक है। बाकी सारे नॉर्मल से इंस्ट्रक्शंस है, आप इसको देख लीजिएगा। जो मेन इंस्ट्रक्शन था मैंने बता दिया, जो मेन रूल था वो बता दिया मैंने। आप देख सकते हैं, इसको चाहे तो आप स्क्रॉल करके देख लीजिएगा जो भी गाइडलाइंस है। यहाँ आप देख सकते हैं, स्क्रॉल करके मैं पूरा पेज दिखा दे रहा हूँ, आप इसको देख लीजिएगा। जो मेन बिंदु थे वो मैंने बता दिया, उसको मैंने डिस्कस कर लिया है। यहाँ देख सकते हैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड राजभाषा का यह नोटिस था। तो उम्मीद है आपको आज का सेशन पसंद आया होगा और आपको जरूरी जानकारी प्राप्त हुई होगी। तो आगे किसी भी तरह के अपडेट के लिए जेपीएससी, जेएसएससी, रेलवे या फिर बीएसएससी या फिर जेएसएससी से संबंधित अपडेट, किसी भी तरह के अपडेट को पाने के लिए या फिर करंट अफेयर्स या जीएस से संबंधित या साइंस या कंप्यूटर साइंस से संबंधित किसी भी टॉपिक के लिए आप सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को, जिसका नाम है दुनिया ऑनलाइन। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।